नमस्कार साथियों, मैं राव गुप्ता लच्छा ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप हमसे पढ़ रहे हैं MPSI के लिए जो कोर्स, उसमें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको GS, और GS में मैं आपको पूरा एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आज जो बहुत साथियों की मांग थी, सर हिस्ट्री कब स्टार्ट करेंगे, बहुत लोगों के कॉल आए, तो आज अब उस मांग को दूर किया जा रहा है। तो हिस्ट्री में जो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे टॉपिक वाइज, जिसमें सबसे पहले आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं अरब आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण। क्लियर बात, अरबों का आक्रमण। तो यहाँ से जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा दिल्ली सल्तनत। एक वीडियो में हमारा दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, दूसरे मुग़ल हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर कर लेंगे। अभी ये हमारी आज हिस्ट्री की पहली क्लास है आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, अरब आक्रमण। तो जो ये इंडिया था, भारत, और ये जो भारत का, एक मिनट थोड़ा सा, जब प्राचीन भारत आप बनाओगे और ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान वाला, ये वाला एरिया पड़ता था सिंध, ठीक। उस समय ये जो उत्तरी भारत था, क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो ये पड़ता था सिंध। तो उत्तरी भारत जो था उसमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो भारत के शासन को पूरी तरह चला सकती थी। तो अरबों का जो सबसे पहले आक्रमण हुआ वो हुआ सिंध पर आक्रमण करने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंडिया के अंदर वो लोग इंट्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता, भारत में अरबों का आक्रमण सबसे पहले कहाँ हुआ और कब हुआ। तो मैं आपको बात बता दूं, बहुत अच्छे से आपको समझना है सारी चीजें। भारत पर अरब आक्रमण सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ। सिंध पर किसके नेतृत्व में? नेतृत्व किस करता कौन था? तो नेतृत्व करते थे मोहम्मद बिन कासिम। सॉरी बेटा, किसके नेतृत्व में अरबों का सबसे पहले आक्रमण हुआ भारत पर? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। इतनी बात आसानी से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये पहला जो था, पहला सफल आक्रमण था, ठीक है। उस समय सिंध पर किसका शासन था? शासन जो था वो था दाहिर का। दाहिर का शासन चल रहा था सिंध पर, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया और इसको जीत लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आता है, भारत पर आक्रमणकारी पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। क्लियर बात। और जब ये अरब लोग भारत पे आक्रमण कर दिए तो सिंध क्षेत्र पर खेती किए। एक तो किए खजूर की खेती, प्रमुख थी इनकी, एवी पेपर में बार पूछा गया। और ये एक पशुपालन करते थे। कौन सा पशुपालन था? पशुपालन में ये कौन सा पशु पालते थे? तो ये पालते थे ऊंट। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना तो अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है कि जो भारत पे अरब आक्रमण हुआ उसका वर्णन हमें कैसे पता चलता, कैसे हमें पता चला कि भारत पर अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो अरब आक्रमण का वर्णन जो मिलता है वो मिलता है, एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। और इसके लेखक भी पूछे जाते हैं कि चचनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो चचनामा लिखी गई लेखक अली अहमद द्वारा। अली अहमद जी के द्वारा चचनामा का वर्णन किया गया और चचनामा में अरबों का आक्रमण भारत पर
पूरा का पूरा विस्तृत रूप में मिलता है। क्लियर होगी बात? इतनी चीज़ें आसानी से आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और जो ये अरबों के जो आक्रमण हुए थे, ये लोग सिक्के कैसे चलवाते थे? एक तरह से कह सकते हो मोहम्मद बिन कासिम ने सिक्के किस प्रकार चलवाए? अरबों के सिक्के को क्या बोलते थे? तो इनके सिक्कों को बोलते थे दिरहम। क्या बोलते थे? दिरहम। क्लियर हो गई बात? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे हैं, पॉइंटर है, बिल्कुल आप इनको बना के रखिएगा और याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर, भारत में अगर सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत हुई तो किसके द्वारा की गई? वो की गई मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और जजिया कर क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। जजिया कर होता है जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता है, गैर मुसलमानों से जो वसूला जाता है। कहने का मतलब है कि जितने भी मुस्लिम थे उनसे ये टैक्स नहीं वसूला जाता था, लेकिन जो गैर मुसलमान थे उनसे ये टैक्स वसूला जाता था। क्लियर बात? ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेनी है। अब बहुत ध्यान समझिए, जो मेन शासक हुआ यहाँ पर अरबों पर मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो आगे आया, वो एक साम्राज्य चल रहा था जिसका नाम था गजनी साम्राज्य या गजनी वंश कह सकते हो। तो गजनी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अलतगीन। किसको कहा जाता है? अलतगीन को गजनी वंश का संस्थापक माना जाता है। अलतगीन के बाद गद्दी पर जो बैठा उसका दामाद बैठा जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद गजनी साम्राज्य को किसने संभाला? इसके पुत्र या एक तरह से कह सकते हो उसका उत्तराधिकारी जिसका नाम था महमूद गजनवी। देखिए अरब आक्रमण में तो सबसे पहला तो आपको नाम याद हो गया, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत में, जहाँ पे सिंध क्षेत्र था। और सिंध क्षेत्र पर शासन किसका चलता था? सिंध क्षेत्र पर शासन था दाहिर का। क्लियर हो गया बात? लेकिन बात बहुत ध्यान समझिए, जो ये मेन यहाँ पे अरब आक्रमण में दो अरब मेन व्यक्ति हुए, वो हुए एक गजनी वंश का आपको पढ़ने में मिलेगा महमूद गजनवी, और एक पढ़ने को मिलेगा गौर वंश का महमूद गौरी। दो ही ऐसे शासक हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से वर्णन करना है, और यहीं से परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न ये मान लो पूछे जाते हैं। आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज़ रटनी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था। जो महमूद गजनवी का उद्देश्य था वो क्या था? वो था धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रसार। ये मेन मोटिव था। किसका था? ये था महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य था। क्लियर है बात? बहुत अच्छे से इसको आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको बता दूं कि इसकी दो उपाधियां थी। महमूद गजनवी की दो उपाधियां थी जो पेपर में बहुत पूछी जाती। कौन कौन सी उपाधि थी तो देख लेते हैं। एक तो थी यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्ला, आमीन उल मिल्ला। दोनों पेपर में पूछी गई हैं। आमीन उल मिल्ला। क्लियर हो गई बात? ये दो उपाधियां आपको याद रखनी है, यामीन उद्दौला और आमीन उल मिल्ला, ठीक है। अब महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पे टोटल कितनी बार आक्रमण किया? पेपर में आता है भारत पर 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा। भारत पर आक्रमण कितनी बार बच्चा? 17 बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इन आक्रमणों में दो आक्रमण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।
एक सबसे इसका फेमस आक्रमण पूछा था 1001 ईस्वी में। जो भारत में सबसे पहला आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में किसके खिलाफ था? वो था राजा जयपाल के, और जिसमें जयपाल की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, याद हो गया 1001 ईस्वी में। और इसका जो दूसरा सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट युद्ध आक्रमण था भारत में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अब बात सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर यही आती है कि सोमनाथ मंदिर पड़ता कहाँ पर था? तो सोमनाथ मंदिर पड़ता था गुजरात में। क्लियर बात? सोमनाथ मंदिर। तो इसका मेन मोटिव क्या था? महमूद गजनवी का इसका मेन मोटिव था मूर्ति को तोड़ना, इसीलिए इसको कहा जाता था मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजककारी। किसकी उपाधि थी? ये भी उपाधि किसकी दे दी गई? महमूद गजनवी को ये भी उपाधि दे दी गई। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करते हैं आपको इतना सब अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, और इसी तरह अगर आप पढ़ते रहोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है बात? अब यहाँ पे मैं बच्चों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उस समय यहाँ पर शासक कौन था? उस समय यहाँ पर शासक कौन था? ये भी पेपर में आता है, तो याद रखिएगा। उस समय यहाँ पर शासक था भीम प्रथम। क्लियर है बात? आसानी से याद हो गया। महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान भी रहते थे। उन विद्वान का क्या नाम था? उन विद्वान का नाम था फिरदौसी, उतबी, और सबसे बड़ी बात जो है इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था अलबर्नी। और पेपर में बहुत प्रश्न आता है कि अलबर्नी किसके दरबार में आए थे? तो अलबर्नी आए थे महमूद गजनवी के दरबार में। याद रखना, अलबर्नी किसके दरबार में आए थे? महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। फिरदौसी की एक पुस्तक है जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती, शाहनामा। शाहनामा किसकी पुस्तक है? तो शाहनामा है फिरदौसी की। अलबर्नी की एक पुस्तक है जो पेपर में पूछी जाती है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये अलबर्नी की पुस्तक है। ठीक है, ये किताब उल हिंद या तहकीक हिंद एक ही नाम है, कोई अलग अलग नाम नहीं है। किताब उल हिंद कह लो अथवा तहकीक हिंद कह लो, जिसमें भारत का पूरा विस्तार बताया है इन्होंने। तो अलबर्नी का पेपर में प्रश्न आता है कि ये किसके दरबार में भारत आए थे? तो ये किसके दरबार में आए थे या किसके साथ आए थे? तो ये आए थे महमूद गजनवी के साथ में। तो बच्चा, अरब आक्रमण में हमने भारत पर होने वाला सबसे पहला आक्रमण एवं महमूद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किए गए, जो महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, उसके द्वारा जो मेन आक्रमण है वो हमने सारे यहाँ पे बताए। अब इसके बाद बताएंगे गौरवंश, लेकिन एक बार फिर समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं? तो उसको समझने के लिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? अरब आक्रमण। यहाँ जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे हम लोग कवर कर लेंगे। भारत पर सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर किसने किया? ये किया मोहम्मद बिन कैस सिंह के नेतृत्व में। किस क्षेत्र में हुआ? ये हुआ सिंध का क्षेत्र, और सिंध क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर बात? सिंध क्षेत्र पर प्रेजेंट टाइम में उस समय शासन किसका था? दाहिर का। और सिंध क्षेत्र में अरबों के द्वारा कौन सी खेती की गई? खजूर पाक की खेती। और पशुपालन किसका पालन किया गया? ऊंट का। क्लियर हो गई बात? अब ये बात बता दें, अरब आक्रमण का जो वर्णन मिलता है हमें तो ऐसे तो पता नहीं चला गया कि हम भगवान हैं कि अरब आक्रमण यहाँ पर हुआ था, इस सन में हुआ था, इसने ये व्यक्ति ऐसे हुआ था, ये इन्होंने किया था। तो इसका वर्णन जो मिलता है वो मिलता है चचनामा नामक पुस्तक में, और चचनामा के जो लेखक है ना वो हैं अली अहमद। क्लियर हो गई बात? आसानी से याद रखिएगा। जो अरबों के द्वारा सिक्के चलवाए गए उनका नाम रखा गया दिरहम। और मोहम्मद बिन कासिम ऐसा व्यक्ति था जो जजिया करके शुरुआत करने वाला भारत में पहला ऐसा व्यक्ति था, और पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ही था।
जजिया कर क्या था, ये एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। कहने मतलब जो हिंदू होते थे, सिख होते थे, ईसाई होते थे, सामान्य होते थे, बौद्ध होते थे, जैन होते थे, पारसी होते थे, इनसे वसूलने जाने वाला जो टैक्स होता था उसको कहते थे जजिया कर, और मुसलमानों से ये कर नहीं लिया जाता था, याद रखिएगा। ठीक, अब यहीं पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो दो वंश पढ़ने हैं हमें मेन अरब आक्रमण में, वो पढ़ने हैं गजनी वंश और एक गौर वंश। गजनी वंश का संस्थापक मेन माना जाता है अलतगिन को। अलतगिन के बाद गद्दी पर बैठा सुबुतुद्दीन, उसके बाद गद्दी पर उसका लड़का बैठा महमूद गजनवी। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मेन उद्देश्य या मेन मोटिव क्या था? धन दौलत लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत में इसने 17-12 आक्रमण किए। ठीक, उपाधि जो है इसकी दो थी, यामीन दौला, आमीनुल मिल्ला। और जो इसके दो प्रमुख आक्रमण थे वो 1000 ईस्वी में सबसे पहला जो किया था वो जयपाल शासक थे, उनके विरुद्ध किया था। और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो गुजरात में मंदिर ये पड़ता है। उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे भीम प्रथम। ठीक, और इसने क्या किया था? जब मंदिर पर आक्रमण किया था, धन दौलत तो लूटा ही था, साथ में इसने मूर्तियों को तोड़ दिया था। इसीलिए इसको एक उपाधि और कहा जाता है, मूर्ति भंजककारी। इसके दरबार में विद्वान रहते थे जिनका नाम था फिरदौसी, उतबी, अलबरनी। फिरदौसी ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था शाहनामा, और किताबुल हिंद अलबरनी की किताब थी, और जिसको तहकीक हिंद के नाम से भी जानते थे। और अलबरनी था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा था। अब फटाफट आप लोगों इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। जो अब आगे हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे गौर वंश की। ठीक है, अच्छे से समझना है आपको, बिना डाउट, बिना टेंशन लिए। अगर आप टेंशन लेंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी, और टेंशन लेंगे तो पेंशन तो नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, क्यों नहीं मिलेगी सबको पता होना चाहिए। अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो आप ऊपर चले जाएंगे और आपकी बीवी बच्चे पेंशन लेंगे। तो इसलिए कहता हूँ टेंशन ना लो, नहीं तो पेंशन नहीं पाओगे। और पेंशन पाना हो तो टेंशन बिल्कुल ना लो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बच्चा गजनी साम्राज्य का हो गया। अब गजनी साम्राज्य के बाद जो अरब आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गौर वंश। गौर वंश, और गौर वंश का सबसे प्रमुख जो शासक हुआ, हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है वो गौर वंश का प्रमुख संस्थापक हुआ। ठीक, गौर वंश का मेन हेड यही माना जाता था। अब तो मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था वो था 1175 ईस्वी में। वो कहाँ पर था? मुल्तान में था। और मुल्तान में सबसे पहला इन्होंने युद्ध लड़ा, जो मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या कर दिया गया? मोहम्मद गौरी के द्वारा जीत लिया गया। अब इसी के बाद 1178 ईस्वी में इनका जो आक्रमण हुआ वो हुआ भीम द्वितीय के साथ, जो पाटन गुजरात में आक्रमण हुआ, और जिसमें भीम द्वितीय ने इनको क्या कर दिया? भीम द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया गया। किसको पराजित कर दिया गया? किसको? मोहम्मद गौरी को। क्लियर हो गई बात? तो ये मोहम्मद गौरी की भारत में सबसे पहले हार थी, तो ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी की, ये पेपर में आता है तभी हमने बताया कि भारत में सबसे पहली हार कौन सी है? यह 1178 में पाटन गुजरात, जो भीम द्वितीय शासक थे, उनके द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया था। अब मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख और युद्ध जो परीक्षा में बहुत बार पूछा थे। एक है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, ये तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ 1191 ईस्वी में। और 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ? ये भी पेपर में बहुत पूछा था। ये हुआ मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज चौहान, तृतीय के मत। ये तृतीय द्वितीय याद रखना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जीता कौन? इसमें जीत गए पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में पराजित कर दिया। इनका दूसरा तराइन का जो है दूसरा युद्ध भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध अगले ही साल हो गया 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ। इसमें ये जीते थे, इसमें ये जीत गया। मतलब मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना जो बदला था वो क्या कर लिया? पूरा कर लिया। क्लियर हो गई बात? आसानी से इस चीज़ को आप याद कर सकते हो। अब यहीं पे मोहम्मद गौरी का एक इम्पॉर्टेंट और सा युद्ध आता है, उसका नाम है चंदावर का युद्ध। और चंदावर का जो युद्ध हुआ वो 1194 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी प्लस राजा जयचंद के बीच में। अरे चंदावर जो पड़ता है ना, ये पड़ता है बच्चा कन्नौज, और कन्नौज को कहते हैं इत्र का शहर। ये भी याद रखिएगा, कन्नौज को बोलते हैं इत्र का शहर, सिटी ऑफ परफ्यूम। क्लियर हो गई बात? 1194 में मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद जयचंद की हत्या भी इस युद्ध में कर दी जाती है। क्लियर बात? ये टिक का मतलब ये है बच्चा कि युद्ध दोनों में से कौन जीता। पहले में जो तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जीता, दूसरे में मोहम्मद गौरी ने जीता, तीसरा जो जीता मोहम्मद गौरी ने, जयचंद इस युद्ध को हार गया। क्लियर है बात? और कन्नौज जो आपको पड़ता है वो पड़ता है यूपी में। तो इस प्रकार पूरा आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। अब बात सुनिए बहुत ध्यान से। जिस प्रकार मोहम्मद गजनवी के साथ या महमूद गजनवी के साथ अलबर्नी भारत आए थे, उसी प्रकार मोहम्मद गौरी के साथ एक व्यक्ति भारत आए जिनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये भारत में मोहम्मद गौरी के साथ आए। और यही जो है मोइनुद्दीन चिश्ती, यही माने जाते हैं चिश्ती संप्रदाय के जनक। चिश्ती संप्रदाय के जनक, चिश्ती संप्रदाय के जनक कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर हो गई बात? आसानी से आप इसको भी बता सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न यहीं पे बनेगा। मोहम्मद गौरी का एक व्यक्ति था जिनका नाम था सेनापति। उस सेनापति का क्या नाम था? उस सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पता क्या था? इसने बिहार और उड़ीसा में धन की लूट तो बहुत की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, को नष्ट कर, किसने नष्ट किया? मोहम्मद गौरी के सेनापति ने। क्लियर बात? और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार। आसानी से आप इतना सब कुछ बता सकते हो। और जो धन वन तो लूट की होती, कोई उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। ठीक है, केवल ये मान लीजिए भारत में अब मुस्लिम का उदय हो रहा था हर एक तरीके से। तो मोहम्मद गौरी का समझ में है, तो मोहम्मद गौरी का भी बता दूंगा, रिवाइज करवा दूँ। गौर वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता मेन। और इसका सबसे पहला युद्ध जो था 1175 ईस्वी में मुल्तान के शासक के विरुद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हो गया? जीत गया। दूसरा 1178 में भीमदत्ती के साथ है पाटन गुजरात में, और भीमदत्ती द्वारा युद्ध ये क्या होता है? हार जाता है। इस प्रकार मोहम्मद गौरी की भारत में सबसे पहले हार है। फिर तराइन का पहला युद्ध जो प्रमुख युद्ध में आता है 1191 में मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी युद्ध में हार जाते हैं।
तराइन का दूसरा युद्ध तो एक ही साल बाद हो जाता है। मोहम्मद गौरी और सेम कैंडिडेट अपोनेंट में हुई है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस बार क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं। फिर एक युद्ध होता है चंदावर, चंदावर पड़ता है कन्नौज में, और कन्नौज को बोलते हैं इत्र का शहर। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद के बीच में, और मोहम्मद गौरी भी इस युद्ध में जीत जाता है। और इस युद्ध में जो है जयचंद की हत्या कर दी जाती है उसी वहीं पे, ठीक। और इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और इसके 3 गुलाम थे, यालदूज, कुआचा, ऐबक। फिर क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है धीरे धीरे अपने इसका कोई पुत्र तो था नहीं, तो इसके जो दास थे, इसके जो गुलाम थे, इन लोगों को क्या करता, इन लोगों को एक एक साम्राज्य दे दिया अपना, उन साम्राज्य को उठाना, उन साम्राज्य को बनाना है, ठीक। उसी प्रकार भारत में क्या हुआ अब देखते हैं आगे। 3 इसके जो दास थे, यालदूज, कुआचा और ऐबक, तो उन्हीं में से हम लोग देखते हैं अच्छे से, उससे क्या निकल के आएगा प्रश्न। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, यह भी हमने बताया था ना, भारत में जो ये वाला एरिया पड़ता है दिल्ली का, यहां पर पहले कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं स्थापित थी। क्लियर है बात। अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन एक प्रकार से गुलाम था। किसका गुलाम था, वो था मोहम्मद गौरी का। और यालदूज और कुआचा भी थे। यालदूज ने कब्जा कर लिया था कहां पर, सिंध के क्षेत्र में, और उच्च के क्षेत्र में, मतलब कच्छ एक तरह से कह सकते हो, वहां पर चले गए कौन, कुआचा। अब दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे जो दिल्ली पे राज करेगा वो करेगा ऐबक के द्वारा, तो यही बनेगी दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत क्या है, दिल्ली सल्तनत बहुत सिंपल सा, इस पर कई सारे वंश ने शासन किया, तो वहाँ पर यहीं पर इम्पोर्टेंट उनके नाम और टाइम पीरियड सहित याद करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों के नाम जो सीरियल्स हैं वो क्या है, तो देख लेते हैं। 5 वंशों ने शासन किया इस सल्तनत पे। पहला वंश है जिसका नाम है गुलाम, ममलूक, एक ही नाम है, गुलाम, ममलूक या दास वंश। क्लियर हो गई बात। चाहे गुलाम कह लो, चाहे ममलूक कह लो, चाहे दास कह लो, एक ही बात है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक चला, 1206 में ऐबक गद्दी पर बैठा था, 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश, ममलूक वंश या दास वंश का कार्यकाल बना रहा। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश जो है 1206 से 1210 नहीं बचा, 1206 से 1290, और खिलजी का 1290 से 1320 ईस्वी। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे बात कर लें हम, तीसरा वंश जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगा वो कौन था, वो था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का टाइम पीरियड चला 1320 से 1414 ईस्वी। क्लियर हो गई बात। आसानी से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दिल्ली सल्तनत पर चौथा वंश जो शासन किया उसका नाम था सैयद वंश, ठीक, सैयद वंश। और सैयद वंश का जो टाइम पीरियड का कब से कब तक था, 1414 से 1451 ईस्वी तक। क्लियर हो गई। बहुत ही अच्छे समझ रहे हो, बहुत ही दिमाग से आप समझते चलना। अब जो 5वां वंश है, जो अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का था, उसका नाम था लोधी वंश। और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड चला 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है जो पेपर में पूछी आती है। क्या पूछी आती है देखते हैं कि 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, ठीक। अब यहाँ बात आती है किसने कितने साल के सबसे ज़्यादा किसने किया, तो देख लेते हैं इसने कितने साल किया, 84 वर्ष। खिलजी वंश ने 30 वर्ष, और तुगलक वंश ने 94 वर्ष।
और सैयद वंश ने 37 वर्ष और लोधी वंश ने किया 75 वर्ष। क्लियर होगी बात। अब यहाँ बात आएगी पेपर में कि सबसे ज़्यादा समय तक किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सबसे ज़्यादा समय तक, तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन रहा दिल्ली सल्तनत पे? तुगलक वंश। फिर बात आती है सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश। सबसे कम समय शासन करने वाला वंश कौन सा है? खिलजी वंश। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर मतलब आरोही और अवरोही आ जाए कि उनके शासन की अवधि के अनुसार दिल्ली सल्तनत के वंशों का आप क्रम लगाइए। तो आपको पता है जब बढ़ते हुए क्रम में लगाना तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे आरोही क्रम में। तो खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर गुलाम, फिर तुगलक वंश। बहुत अच्छे समझोगे। अभी इन वंशों का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो उसमें ये आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा अच्छे से समझ जाओगे। दिल्ली सल्तनत मात्र आपकी एक वीडियो में पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? अब साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देख के नोट्स बनाएं, एक एक चीज़ अच्छे से समझें। जो भी डाउट हो आपको हमने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर डाउट जीएस के पूछ सकते हैं, ठीक है? और अपने रिव्यू जरूर देते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए कि इस चैनल पे एमपीएसआई का फुल कोर्स बहुत ही कम रुपए में सबसे अच्छा मिल रहा है, कंटेंट भी अच्छा। आप लोग बताइएगा ये वाला कंटेंट कैसा लगा हिस्ट्री का। आज फर्स्ट टाइम हिस्ट्री आप पढ़े हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।